हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और पिछले लेक्चर में हमने सारे ही कंसेप्ट उसके विथ अकाउंटिंग एंट्रीज समझ लिया था। आज जो है वो अपने क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम जो है ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशंस। तो आपको टोटल जो है वो इस चैप्टर में टोटल 6 मेथड्स दी गई है। अभी जब मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ तो मेथड्स मतलब क्या कि भी आपको ये जो एंट्री करनी थी ना, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो डेप्रिसिएशन की आपको एंट्री करनी है, इस डेप्रिसिएशन की एंट्री में ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो किस से डेबिट करोगे, कौन सी अमाउंट से आप जो डेबिट करोगे, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के आपको टोटल जो है वो 6 मेथड दिए गए हैं। और उसमें से सबसे पहला मेथड अगर अपने डिस्कस करें, बहुत ही प्यारा सा मेथड और जो आपको ऑलरेडी आता ही है, जिसका नाम है क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को और भी जो है वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन मेथड लिख के नहीं दिया गया होगा, आपको कभी कभी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिख के दिया गया होगा, या कॉस्ट मेथड सिर्फ लिख के दिया गया होगा, या आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लिख के दिया गया होगा। इनमें से कोई भी नाम अगर आ जाए तो आपको जो है वो क्या करना है, उसको सॉल्व करना है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। समझे? ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड देखो क्या है, ये मेथड कौन सी यूज करनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, ये सारा ही डिसीजन जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट जो है वो अपना असेट को देखता है, असेट को देख के ये डिसाइड करता है कि भी असेट मुझे किस तरह से काम आने वाली है। तो जनरली आप स्ट्रेट लाइन मेथड तब यूज करते हो कि अगर कोई असेट आप ऐसी खरीद के लेके आए हो और उसकी लेट से यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल है, आपकी ये जो असेट है वो 5 साल आपको इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली जो है वो फायदा देगी। अगर ऐसी कोई भी असेट है जिसपे जो फायदा मिल रहा है मुझे वो 5 साल में इक्वल मिल रहा है, कुछ ऐसा अप डाउन नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं जनरली जो है वो प्रीफर करता हूं कौन सी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड प्रीफर करता हूं। तो अगर मैं यहां पे रीड करूं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन असेट so as to reduce the cost of the asset to nil or its residual value at the end of its useful life। तो यहाँ पे ये मेथड में आपको क्या करना है, सिंपली हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो फिक्स्ड अमाउंट, सेम अमाउंट का लगेगा, और वो जो आप कैलकुलेट करोगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे हर बार। तो नॉर्मली दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम असेट इज कंसिस्टेंट, कि भी आपको असेट से जो बेनिफिट मिलने वाला है वो अगर कंसिस्टेंट है, उसमें कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है, तब जो है वो जनरली आप ये वाली मेथड यूज करते हो। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया। अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो उसको आप दो तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक तरीका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या था, तो पहला तो आपको क्या करना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या था, याद है ना? कॉस्ट सिर्फ मत ले लेना, डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडल वैल्यू। तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको लेना है डेप्रिशिएबल वैल्यू। यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ असेट नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ना ये चीज। डेप्रिशिएबल वैल्यू अगर आपको परसेंटेज दिया गया है तो आपको लेट से 10% दिया गया, तो यहाँ पे रेट 10 डिवाइड बाय 100 इनटू करंट ईयर में। अगर करंट ईयर की बात कर रहे हो तो करंट ईयर में आपने कितने महीने उस असेट को यूज किया या कितने दिन आपने उस असेट को यूज किया, उससे आप मल्टीप्लाई करके जो है वो आप सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। अब ये फॉर्मूला इतना, ये देखने से ऐसा भारी लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी अपने सम करेंगे 2 मिनट में आपको फॉर्मूला ऐसे क्लियर, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको परसेंटेज नहीं दिया गया है तो आपको एक चीज और दी गई हो सकती है, आपको दिया गया होगा क्या, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट,
यहाँ पे ध्यान रखना, यूजफुल लाइफ की बात कर रहा हूँ, टोटल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे यूजफुल लाइफ भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक लाइफ भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू जो भी है, डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब क्या, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइड बाय आपको क्या करना है, आपको यूजफुल लाइफ से उसको डिवाइड कर देना है। क्लियर? तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला था स्ट्रेट लाइन मेथड का। अब इसको सीधा प्रैक्टिकली सम से समझते तो ज्यादा पता चलेगा, इधर बातें करने से कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, सम पे आ जाते। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जीन ब्रोज एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 जुलाई 2021 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹14 लाख। 14 लाख में आपने असेट को खरीदा एंड स्पेंड ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। हमने कल क्या सीखा था कि भी असेट को रेडी टू यूज बनाने तक के सारे ही खर्चे आप असेट की कॉस्ट में जोड़ देते हो। तो ये 1 लाख भी जो है वो असेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो टोटल आपका असेट का कॉस्ट जो है वो कितना बन जाएगा, 15 lakhs। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। हमने नाम सीखे थे, क्या क्या नाम थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो 10% आप जो चार्ज कर रहे हो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हो एवरी ईयर। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2000 जो भी है। अब यहाँ पे समझना, जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक तो मैंने कसम खिलवाई थी कल, वो कसम याद रखना, वो सब में मैं याद करवाऊंगा आपको वापस। बट दूसरी बात, जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खास करके मेहरबानी करके पहली चीज ये देख लेना कि भाई ईयर एंड कब हो रहा है, आपका ईयर क्लोज कब हो रहा है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है या 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके मंथ्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। और अगर आपने ये देखने में गलती कर दी तो आपका पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो खास करके ये चीज पहली ध्यान रखना। अभी मुझे क्या बोला गया है कि भाई 31 दिसंबर को आपका ईयर जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है, शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2021 एंड 2022, 2 साल का, 2021 एंड 2022 का हमें जो है वो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही जो है वो बना के देना है। एकदम ही सिंपल है, कर लेते सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आंसर 1। अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यही चीज एक बार के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी यही चीज वापस बनानी है। पहले इसको खत्म करते हैं। नीचे नेक्स्ट पेज पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेंगे।
ठीक है, अब स्टार्ट करते सम को, एकदम ही इजी सम है। सबसे पहले हमने जो है वो असेट को खरीदा कब है, डेट ऑफ परचेज आपकी जो है 1 जुलाई 2021 है, तो यहाँ पे मैं डेट डालूंगा 1 जुलाई 2021। असेट को खरीदते हो तो असेट खरीदने की एंट्री आपकी क्या बन जाती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट आपका जो है वो आ जाएगा कितना, एक बार आपने 14 लाख स्पेंड किए, ठीक है, और दूसरी बार उसी दिन को आप जो है वो वापस कुछ खर्चा कर रहे हो इंस्टॉलेशन का, उसके लिए भी आपने पैसा दिया, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 लाख। तो टोटल आपकी असेट जो है वो कितने की हो गई, 15 लाख की होगी। कभी कभी बच्चा जो ये पूछता है कि भी सर क्या हम इन दोनों एंट्री को साथ में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेट अलग अलग होती तो बात अलग है कि भाई आपको जो है वो अलग अलग बताना पड़ता, पर डेट भी सेम है और एंट्री भी सेम है, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करके आप जो है वो सीधा 15 लैक्स भी बता सकते थे, ठीक है। अब आपका पहला साल जो है वो खत्म कब होगा, पहला साल आपका खत्म होगा 31/12/2021। अब अगर आप देखोगे तो जुलाई से लेके 31/12/2021, तो ये हो गए आपके 6 महीने। तो करंट ईयर में आपने असेट को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने यूज किया है, और आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया गया है, कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। तो आप डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही कैलकुलेट करोगे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां पे नीचे वर्किंग भी बता दूंगा। वर्किंग किस तरह से, तो 15 लैक्स इंटू 10% इंटू आपका 6/12 हो जाएगा। तो ये आपका 15 का 10% 1.5 लाख, और 1.5 लाख का हाफ जो है वो आपका इधर आ जाएगा कितना, 75,000। ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अब अगर मैं 31 दिसंबर 31 दिसंबर को ईयर को क्लोज करूं, तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन में सबसे पहले आपका बैलेंस जो है वो कितना बच जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका बचेगा 14,25,000, और इधर आपका टोटल जो आ जाएगा वो 15 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली 2021 की। अब 2021 के बाद आपका बनेगा क्या, 2022 का। तो यहाँ पे यही चीज 1 जनवरी 2022 को ब्रॉट डाउन हो जाएगी। तो इधर मैं लिख देता हूँ क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका हो जाएगा 14,25,000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर 2022 में आप जो है वो पूरे ही साल असेट को यूज कर रहे हो, दूसरा कोई भी ट्रांजेक्शन आपका नहीं हो रहा है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और पूरे साल का अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो 15 लाख पे 10% के हिसाब से पूरे साल का, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आप जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेरी 15 लाख है, उस पर ही हमेशा परसेंटेज आपका लगेगा। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का आपका डेप्रिसिएशन जो आ जाएगा 31/12/2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कितना आ जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ 15 लाख इंटू 10%, तो ये हो गया 1,50,000। ठीक है, अब उसके बाद ईयर एंड हो जाएगा, तो 31/12/2022 को आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर दोगे। और ये बैलेंस कैरिड डाउन कितना करोगे, तो 14,25,000 माइनस 1,50,000, तो ये बचेगा कितना आपका यहाँ पे 12,75,000। सिंपल। तो इसी के साथ आपका ये वाला सम, वैसे मशीन अकाउंट आपका खत्म हो गया, पर एक और चीज़ हमें करनी बाकी है,
14,25,000 इधर टोटल लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, 14,25,000। एक और चीज़ हमें करनी बाकी है, जो क्या था, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था आपको, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो सिंपल है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की थी आपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया था, मशीन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है इधर, और आपका क्रेडिट क्या हुआ है, मशीन अकाउंट। तो यही चीज आप इधर जाके जो है वो लिख दोगे, क्या, 31/12/2021 टू मशीन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 75,000। और ईयर एंड होने पे डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आपका नॉमिनल अकाउंट है उसको आप ट्रांसफर कर देते हो कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे 31/12/2021 बाय पीएनएल अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा 75,000, और ये ईयर जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर 31/12/2022 पे वापस आप जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे टू मशीन अकाउंट, और ये कितने से होगा, तो ये होगा 1,50,000 से। और यहाँ पे भी 31/12/2022 पे ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, बाय पीएनएल अकाउंट में। तो ये हो गया 1,50,000। इधर भी टोटल लिख देते एक बार के लिए, 1,50,000, 1,50,000। इस तरह से जो है वो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सम आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, बहुत ही इजी सम था। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्या बोल रहा है, द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा सम है स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट ₹45 लाख ईच। तो हमने ऐसा नहीं है कि भी ये 10 के 10 ट्रक जो है 45 लैक्स में खरीद लिए। एक ट्रक 45 लैक्स का था, मतलब टोटल 10 ट्रक आपके जो है वो कितने के हो जाएंगे, 4,50,00,000 के। ऑन 1 अप्रैल 2019, हमने 1 अप्रैल 2019 को ये जो है वो ट्रक खरीदे। अगर इस चीज को मैं टाइमलाइन में आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो ये आंसर 2, टाइमलाइन इसकी सिर्फ बना रहे अपने, ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2019 को जो है वो 10 ट्रक खरीदे। तो यहाँ पे 1/4/2019 को इधर मैं लिख देता हूँ 10 ट्रक्स परचेस्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2021, अच्छा मतलब अब हम सीधा कहाँ पे पहुंच गए, 2021 में पहुंच गए। तो ये 19-20 खत्म हुआ, यहाँ पे आपका जो है वो 31/12/2019 एक साल खत्म होगा। फिर यहाँ पे आपका 31/12/2020 दूसरा साल खत्म होगा, और यहाँ पे ही आपका जो है वो 1/1/2021 ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमारा ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2021। मतलब यहाँ पे लेट से अगर मैं बोलूँ कि ये 31/12/2021 है, तो इधर कहीं पे मेरा 1 अक्टूबर 2021 को कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो वो ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हो रहे हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन। तो ऑन 1 अक्टूबर 2021, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and ₹27 lakh is received from the insurance in full settlement.
अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, जो भी ट्रक आपका जिसमें एडजस्टमेंट है, टोटल आपने 10 ट्रक खरीदे थे, अब 10 ट्रक में से जो भी एसेट में आपका एडजस्टमेंट आता है उसको पर्टिकुलरली अभी के लिए बाकी एसेट से अलग कर लो, उसकी वर्किंग अलग बनाओ, क्योंकि उसको हम बेच रहे हैं, उसको अगर हम डिस्पोज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एडजस्टमेंट अगर उस ट्रक में है तो उस ट्रक को बाकी ट्रक से अलग कर दो। सेम इसी तरह से बाकी दूसरा कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको वही चीज करनी है कि भाई कोई भी असेट में एडजस्टमेंट है तो पर्टिकुलरली उस असेट को अलग कर दो बाकी असेट से, ताकि हम उसकी कैलकुलेशन पूरी अलग से बता सके। तो, तो अभी जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, इसको जो ट्रक आपका एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको मैं नाम दे देता हूं क्या। तो इधर पहला ट्रांजेक्शन आपका ये हुआ कि भाई ट्रक 1 जो है वो डिस्ट्रॉयड एंड ₹27 लाख रिसीव्ड अगेंस्ट क्लेम। आपको क्लेम से जो है वो 27 लाख रुपीज मिले। उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी फॉर ₹50 lakhs। तो देखो, जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया उसको T1 नाम दे दिया, जो बाकी के 9 ट्रक बच गए उसको मैं नाम दे दूंगा T9, इसको मैं नाम दे सकता हूं T2। फिर T2 आपने जो है वो नया परचेज किया फॉर रुपीज, कितने में परचेज किया आपने, 50 lakhs में, ठीक है। उसके बाद द कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, द कंपनी ऑब्जर्व्स द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और पूछा क्या गया है खास करके वो भी पढ़ लेने का। गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022। मतलब 2 years एंडिंग ऑन 31 दिसंबर मतलब क्या, कि आपको ऐसे 2 साल आपको लेने हैं जिसका दूसरा साल एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2022 को। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक साल आपका 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, ये एक साल हो गया आपका। फिर दूसरा साल कौन सा हो जाएगा, 1/1/2022 से 31 12/2022, तो ये दूसरा साल हो गया। तो इस तरह से आपको जो है वो 2 साल के अकाउंट्स बनाने हैं और हमें मोटर ट्रक अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पहले तो हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। क्यों वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, पहली बात एक और ध्यान से सुन लो, वर्किंग नोट बनाने के मार्क्स होते हैं। मेरे को मजा नहीं आ रही, मैं ऐसा बना रहा हूं, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, मुझे भी पता है, मैं डायरेक्टली कैलसी में जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं, सब लोग कर सकते हैं कैलकुलेट, पर वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे, ये दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जो है वो 2 साल का 21 और 22 का हमें जो है वो क्या करना है, अकाउंट्स बनाना है। पर उसके पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे। डेटा तो पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हमने 10 ट्रक परचेस किए, और ये जो 10 ट्रक हमने परचेस किए वो कौन सी डेट को परचेस किए, हमने ये जो परचेस किए है वो 1 अप्रैल 2019 को परचेस किए। और हमें जो अकाउंट बनाना है वो स्टार्ट कहां से करना है, 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट करना है। तो अगर मेरा अकाउंट जो है इस दिन से स्टार्ट करना है तो मुझे इन सारे ही 10 ट्रक जो है, ये जितने भी 10 ट्रक है आपके, उन सारी 10 ट्रक की वैल्यू जो है मुझे इस दिन की चाहिए। तो पहले मुझे 10 ट्रक को जो है डेप्रिशिएट करके लेके आना पड़ेगा 1 जनवरी 2021 पे, तभी जाके मैं जो है वो 2021 का अकाउंट बना पाऊंगा और 2022 का अकाउंट बना पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी। अब वैसे वर्किंग नोट आप पीछे बना सकते हो, पहले आप जो है वो ट्रक का अकाउंट रखो। तो मैं अभी जो है वो पूरा एक पेज जो है वो ट्रक के अकाउंट के लिए छोड़ देता हूँ और दूसरे पेज पे जो है वो वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ठीक है।
सबसे पहले हमें जो है वो दो हिस्से करने हैं 10 ट्रक के। एक हिस्सा क्या है कि भी एक मैं ले लेता हूँ T1 और दूसरा हिस्सा मैं ले लेता हूँ क्या, T9। अभी T1 एंड T9 क्या है, तो T1 जो है वो आगे जाके क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। अच्छा, क्या ये नाम क्वेश्चन में दिए गए थे? नहीं बेटा, ये नाम क्वेश्चन में नहीं दिए गए थे, इसको हमने नाम रखा है। इसका नाम आप रिया भी रख सकते हो, टीना भी रख सकते हो, मीना भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट ऐसा नाम अच्छा नहीं लगेगा, तो ये नाम हमने खुद से दिए, T1 T9। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपने जो है वो परचेज किया है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को आपने जो है वो ट्रक्स परचेज किए थे। और T1 जो आपने परचेज किया था, एक ट्रक का प्राइस कितना था, 45 लैक्स था। ठीक है, अगर यही ट्रक में 9 ट्रक का प्राइस कैलकुलेट कर दूं, 9 ट्रक का, तो 45 लैक्स इंटू 9 अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 4 करोड़ 5 लाख, तो 4 करोड़ 5 लैक्स, ये 9 ट्रक का प्राइस हो गया। ठीक है, ये कैसे आया, तो इधर मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, ये 45 लैक्स इंटू 9 ट्रक्स। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन फॉर 2019। अब कौन सी मेथड है आपकी, तो क्वेश्चन में देखो बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि भी आपको जो है वो राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट अगर बोला गया तो ये कौन सी मेथड आपकी बन जाती है, स्ट्रेट लाइन मेथड बन जाती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपको जो है 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 45 लैक्स पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कितना बनता है, तो 45 लैक्स इंटू 20%। लेकिन क्या ये असेट मैंने पूरे साल यूज की है? नहीं बेटा, आपने जो है वो इस असेट को परचेज कब किया है, 1 अप्रैल 2019 को परचेज किया है, और आपका पहला साल जो खत्म होता है वो 31 दिसंबर 2019 को खत्म होता है। तो करंट ईयर में आपने 3 महीने बाद असेट को परचेज किया, मतलब करंट ईयर में आपने 9 महीने इस असेट को यूज किया होगा। तो यहाँ पे जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो कितना लगाऊंगा, 9 मंथ्स का लगाऊंगा, तो इंटू 9/12। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेम कैलकुलेशन भी 4.05 करोड़ इंटू 20% इंटू 9/12। तो इधर जो है वो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 45 लैक्स इंटू 20% इंटू 9/12। तो ये आपका आ गया 6,75,000। तो इसको आप जो है माइनस करोगे 6,75,000 को, और इधर जो है वो 6,75,000 इंटू 9 भी अगर मैं सीधा कर दूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 60,75,000। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, बैलेंस एज ऑन 1/1/2020। पिछला साल आपका खत्म हुआ 2019, अब करंट ईयर आपका स्टार्ट होगा कौन सा, 1/1/2020। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे, तो 45 लाख माइनस 6,75,000, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 38,25,000, 38,25,000। उसके बाद इधर अगर अपने कैलकुलेट करें तो 4,05,00,000 माइनस 60,75,000, तो इधर आपका बचेगा 3,44,25,000। ठीक है, तो ये आपने बैलेंस फाइंड आउट कर लिया एज ऑन 1/1/2020। अब 2020 में दूसरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, ऊपर हमने टाइमलाइन में भी देखा था कि 2020 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 2020 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। पर ध्यान रखोगे स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे परसेंटेज लगाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इधर माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2020, डेप्रिसिएशन फॉर 2020 में 45 लाख पे अगर आप 20% लगा रहे हो, अगर यहाँ पे मैं लिख भी दूँ 45 लैक्स, अब तो पूरे साल असेट यूज हुआ तो इधर सीधा इंटू 20%,
और इधर 4.05 करोड़ इंटू 20%। ठीक है, इस तरह से आपका जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 45 लैक्स इंटू 20% करूँ तो ये तो हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 9 लाख। और इधर आपका 9 लाख इंटू 9 कर देंगे तो ये हो गया आपका 81 लैक्स। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इधर जो है वो बैलेंस मिलेगा, बैलेंस एज ऑन 1/1/2021। और इसी बैलेंस से मुझे जो है वो क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो 38,25,000 माइनस 9 लाख अगर मैं करूँ तो ये आपका बन जाता है 29,25,000, 29,25,000। ठीक है, और इधर 3,44,25,000 माइनस 81 लैक्स अगर मैं करूँ तो ये बन जाता है आपका 2,63,25,000। ठीक है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस मिल गए 2021 के। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो आपका T1 था, ट्रक 1, उसको आप क्या कर रहे हो, वो जो है वो डिस्पोज हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो एक्सीडेंट होने से हमने कल एक कसम खाई थी। कसम क्या खाई थी, याद करो, कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से एसेट जो है वो जाता है, अब चाहे फिर वो सेल की रीजन से जाए, चाहे फिर वो एक्सीडेंट की रीजन से जाए, उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हो, उसको आप एक्सचेंज कर रहे हो। इन शॉर्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट से एसेट अगर जाता है तो पहला काम, जिस दिन एसेट जा रहा है उस दिन तक का पहले डेप्रिसिएशन लगाओ। ये कसम खाई थी हमने, आज भी आप इस याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एसेट को आप जो है वो कब डिस्पोज कर रहे हो, तो ये एसेट को आप जो डिस्पोज कर रहे हो 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को आपने ये एसेट को जो है वो, ये एसेट आपका एक्सीडेंट में गया। तो इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस डेप्रिसिएशन फॉर। ठीक है, अगर 1 अक्टूबर 2021 को एसेट जा रहा है तो करंट ईयर में ये जो T1 है उसको मैं कितने महीने के लिए डेप्रिशिएट करूंगा, तो जनवरी से लेके सितंबर तक आपके 9 महीने हो गए। तो डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, इधर मैं वर्किंग भी बता देता हूं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है 45 लैक्स इंटू 20% इंटू 9/12। ठीक है, तो ये ऊपर भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, 6,75,000 ये आंसर आता है इसका, 6,75,000। अब ये करने के बाद आपको जो है वो क्या मिल जाएगा इस पर्टिकुलर असेट का, ये करने के बाद आपको कैरिंग वैल्यू मिल जाएगा इस असेट का एज ऑन 1/10/2021। इस असेट की वैल्यू 1/10/2021 को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी थी, वो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो ये कितना आता है, 29,25,000 माइनस 6,75,000, तो ये बन के आ गया आपका 22,50,000, 22,50,000। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको कंपेयर करना है सेल वैल्यू से। अच्छा, सेल तो कर नहीं रहे हो, क्या हो रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम लिखूं, तो इंश्योरेंस क्लेम आपको जो है वो कितना मिला था, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है, उधर लिखा गया था इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है कितना, 27 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम 27 लाख, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें एक फिगर मिल जाएगा। अच्छा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट दिख रहा था 22,50,000 से, उसके सामने हमें पैसे जो मिले वो 27 लाख रुपीज मिले। तो सीधी बात है कि भी 22,50,000 की एसेट हमारी गई कितने में, 27 लाख में। तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो फायदा कितने का हुआ, तो 27 लाख माइनस 22,50,000, तो ये हमें जो है वो
तो ग्रीन से लिखते हैं, फायदा हुआ है तो। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हमें हो गया कितना, 4,50,000। क्लियर। अब अगर मैं बाकी एसेट की बात करूं तो T9 जो है, T9 को हम और जो है वो डेप्रिशिएट करेंगे। इसके बाद डेप्रिशिएशन फॉर T9 तो ये आपका डेप्रिशिएशन जो है वो पूरे साल के हिसाब से 81 लैक्स दिख जाएगा आपका। तो इसके बाद रिटर्न डाउन सॉरी कैरिंग अमाउंट जो आपकी बचेगी, बैलेंस एज ऑन 31/12/2021, ये जो बचेगा इसका वो कितना बचेगा, तो 2,63,00,000, 2,63,25,000 माइनस 81 लैक्स, तो ये बचा आपका 18,22,000, नहीं 1,82,25,000, 1,82,25,000 इसका बैलेंस जो है वो बच गया। ठीक है। एक असेट नहीं खरीद रहे अपने, कौन सी, तो T2 हमने उसको नाम जो है वो दिया था। तो ये जो नई असेट खरीद रहे हैं उसको भी हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो उसको चलो अकाउंट में ही सीधा उसकी वर्किंग बता देंगे, यहाँ पे बीच में कहीं पे नहीं बताते। तो यहाँ पे अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊँ, मुझे मशीनरी अकाउंट जो है वो 2 साल का बनाना था, 2021 एंड 2022 का। पर से हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वैसे तो यहाँ से उठा लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। क्लियर। ठीक है, अब 1 बाय 1 सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते, लिख लेते सब कुछ। स्क्रॉल करने नहीं, तो अब अगर अपने देखे सबसे पहले यहाँ पे हमें स्टार्ट कितने कौन सी डेट से करना था, हमें जो स्टार्ट करना था वो स्टार्ट हमें करना था 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट करना था। क्या हमने 1 जनवरी 2021 के बैलेंस फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिए है? तो यहाँ पे अगर मैं करूँ यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो हमने ऑलरेडी जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस तो फाइंड आउट करके रखे हैं। तो T1 का बैलेंस हमने फाइंड आउट करके रखा है। T1 का बैलेंस कितना है, तो इस डेट पे देखो, ये 1 जनवरी 2021 पे हमने जो है वो सारे बैलेंसेस फाइंड आउट करके रखे। तो 29,25,000, तो इसका बैलेंस आपका हो गया 29,25,000। उसके बाद T2 की अगर मैं बात करूं तो T2 का भी बैलेंस आपने फाइंड आउट, सॉरी T9, वो कितना है, 2,63,25,000। इसको मैं नाम देता हूँ क्या, T9, 2,63,25,000। तो इन दोनों का टोटल जो है मैं बाहर लिख दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल आपका कितना हो जाता है, 29,25,000 प्लस 2,63,25,000,
तो ये हो गया 2 करोड़ 92 लाख 2 करोड़ 92 लाख 50,000, 2 करोड़ 92 लाख 50,000। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो 2021 में मेरा सबसे पहला एक परचेस का ट्रांजैक्शन जो हुआ तो उसको पहले रिकॉर्ड कर देते ताकि वो एक काम खत्म हो जाए। तो परचेस को ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करें, एंट्री क्या बनती है परचेस रिकॉर्ड करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 1/10/2021 को एक और असेट खरीद रहे हो आप, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, टू बैंक अकाउंट। इसको नाम क्या दोगे, एम नहीं, T2। और ये कितने में खरीदी थी आपने, तो ये आपने खरीदी थी 50 लैक्स में। ठीक है। अब बात करते हैं T1 की, कि T1 को अपने जो डिस्पोज कर रहे हैं, अब डिस्पोज कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी समझना। पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं उस दिन के लिए। तो हम 1/10/2021 तक जो है वो पहले डेप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, और इधर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा T1। और ये डेप्रिशिएशन कितना लगा है आपका, तो ये आपका लगा था, इधर वर्किंग नोट अगर हम देखें तो 6,75,000 लगा था। तो इधर आ जाएगा 6,75,000। ठीक है। उसके बाद हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, तो 1/10/2021 को बाय बैंक अकाउंट अगर मैं करूं तो पैसे आपको जो है वो कितने मिल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आपको 27 लाख रुपीज मिल रहे हैं। 27 लाख इधर बता दूंगा। ठीक है। 27 लाख रुपए मिल गए। अब चेक करो कि भी आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आप क्रेडिट करते हो, अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान को आप डेबिट करते हो। अभी तो मुझे जो है वो, इधर हमने वर्किंग नोट जो बनाई थी उस वर्किंग नोट के हिसाब से 22,50,000 की असेट मेरी गई 27 लाख में, तो मुझे क्या हो गया है, 4,50,000 का फायदा हो गया है। ठीक है। तो इधर फायदे को मैं जो है वो क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, और मशीनरी अकाउंट को मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। तो फायदे को मैं इधर बता दूंगा, 1/10/2021 टू प्रॉफिट ऑन सेल। और ये कितना फायदा हुआ है, तो 4,50,000 का फायदा हो गया है आपको। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 4,50,000 का फायदा हुआ। अब एक बार के लिए ना ये चेक कर लेने का कि भाई आपकी असेट क्या पूरी पूरी निकल गई है, दोनों साइड अमाउंट जो है वो सेम हो जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। यहाँ पे आपका T1 का बैलेंस 29,25,000 दिख रहा है, तो कैलसी निकालो अपने हाथ में, 29,25,000 प्लस इधर ये भी जो है वो आपका T1 का ही है, तो इसको मैं T1 का ही नाम दूंगा। तो प्लस करो 4,50,000, तो आपका आ गया कितना, 33,75,000। उसमें से ये जो T1 की दो चीज़ें हैं उसको माइनस कर दो, 27 लाख माइनस 6,75,000। अगर दोनों साइड असेट निकल जाने के बाद दोनों साइड का अमाउंट सिमिलर हो जाता है और डिफरेंस जीरो बचता है, तब आपको मान लेना है कि भी आपने सही ट्रीटमेंट किया है। वरना ये मैं क्यों प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में प्रॉफिट या लॉस की इफेक्ट इस अकाउंट में देना भूल जाते हैं। अगर ये प्रैक्टिस रखोगे कि भाई असेट पूरी अगर निकल गई है, दोनों साइड अमाउंट सेम होना चाहिए और डिफरेंस जीरो होना चाहिए, तो आपने सही किया है, वरना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है। तो अभी हमने ये चीज़ जो है क्रॉस वेरीफाई कर ली। इस साइड जो है वो हमने ये टोटल ले लिया और ये टोटल ले लिया, उसको माइनस कर दिया ये वाले टोटल से, तो आपका आंसर जो है वो मैच हो गया। ठीक है। दोनों साइड अमाउंट जो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने सही इफेक्ट दिया है। अब आगे बढ़े अगर हम, तो साल खत्म होगा आपका, साल कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 2021 को आपका साल खत्म होगा। तो साल खत्म होने पे आपको क्या करना पड़ता है, असेट को डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो क्या हम डेप्रिशिएट, हमारे पास और असेट बची है, बिल्कुल बची है। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास T9 बचा है और ये आपके पास T2 भी बचा है, तो उन दोनों को हमें जो है वो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ क्या, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। अब T9 का तो पूरे साल का डेप्रिशिएशन कितना है वो हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि पूरे साल का डेप्रिशिएशन अपने जो है वो कितना लगा रहा है, 81 लाख लगा रहे।
और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपका जो है वो डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही रहेगा। तो T9 जो है वो उसका डेप्रिसिएशन तो आप लिख दोगे सीधा सीधा कितना, 81 लाख। लेकिन अगर मैं बात करूं T2 की तो उसको आपको जो है वो थोड़ा सा वर्किंग नोट बताना पड़ेगा कि आपका 50 लाख का असेट था इंटू 20%, और करंट ईयर में आपने उसको कितने मंथ यूज किया है। तो आपने जो परचेस किया है वो परचेस किया है 1/10/2021 को, और आपका साल खत्म हो रहा है 31/12/2021 को। तो करंट ईयर में आपने उसको सिर्फ 3 महीने यूज किया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन आपका लगेगा यहाँ पे 3/12। तो इधर आपका T2 का डेप्रिसिएशन जो है वो कितना आ जाता है, 50 लैक्स इंटू 20% इंटू T/12। तो ये आपका आ गया 2,50,000। तो उसके बाद 81 लाख प्लस 2,50,000, तो ये हो गया आपका 83,50,000। ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम क्या बचता है कि हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 31/12/2021 को आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि क्लोजिंग बैलेंस वैसे तो अपने जो है वो बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर हम चाहे तो बैलेंसिंग फिगर नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी जो है वो इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे समझना, तो 29,25,000 ये तो असेट गया, T1 तो गया आपका। अब बचा कौन है, T9 बचा है। तो T9 का बैलेंस कितना था, तो 2,63,25,000 ये ओपनिंग बैलेंस था। 2,63,25,000 माइनस करंट ईयर में सिर्फ मैंने T9 को डेप्रिशिएट किया है, कितने से डेप्रिशिएट किया है, 81 लाख से। तो अब मेरा इसका बैलेंस जो है वो बच जाता है कितना, तो T9 का मेरा बैलेंस बचेगा 1,82,25,000, और T2 जो है 50 लाख की असेट आपकी थी T2, और उसको करंट ईयर में आपने सिर्फ डेप्रिशिएट किया है कितने से, 2,50,000 से। तो 50 लाख माइनस 2,50,000 ये आपका हो जाएगा 47,50,000। 47,50,000। तो इन सब का टोटल अगर मैं लिखूं 1,82,25,000, तो ये आपका बाहर बैलेंस आ जाएगा कितना, 2,29,75,000। ठीक है, ये आपका बैलेंस बच गया। अगर मैं यहाँ पे टोटल लिख दूं, तो टोटल आपका कितना बनता है, तो 2,92,50,000 प्लस 50 लाख प्लस 4,50,000, तो टोटल आपका बनता है 3,47,00,000। 3,47,00,000। यहाँ पे भी 3,47,00,000। ठीक है। इसके बाद हमें 2022 का भी जो है वो मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो पहले एक काम करते, इसको थोड़ा लंबा कर देते। ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगी। तो 31/12/2021 आपका साल खत्म हुआ था, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा आपका T9 जो है उसका बैलेंस आपको दिया गया है कितना, 1,82,25,000, और T2 जो है उसका बैलेंस आपको दिया गया है 47,50,000।
इन दोनों का टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया 2,29,75,000। ठीक है। अब 2022 में दूसरा कोई ट्रांजैक्शन आपका नहीं हो रहा है, तो 2022 में सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों ही असेट को डेप्रिशिएट करना है पूरे साल के लिए। तो यहाँ पे 2022 आपका खत्म होगा 31/12/2022 को। तो इधर आपको जो है वो क्या करना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और T9 का हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पता ही है, जो कितना है आपका 81 लाख। और T2 की बात करें तो इस बार T2 भी जो है वो पूरे साल के लिए यूज हुआ है, तो T2 का आपका जो है वो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो 50 लैक्स इंटू 20% सीधा सीधा आपका लग जाएगा, तो ये आपका बनेगा 10 लाख। तो अब जो है ये आपका 81 लैक्स ये तो टोटल आपका 91 लैक्स था। अब 91 लैक्स को मैं अगर माइनस करूं यहाँ पे 31/12/2022 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमें करना पड़ेगा, साल खत्म हो रहा है तो T9 का जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, तो अगेन यहाँ पे 1,82,25,000 माइनस 81 लाख, ये आपका बचा 1,01,25,000। और T2 जो है उसका बैलेंस कितना बचेगा, तो 47,50,000 माइनस 10 लाख, तो ये तो सीधा सीधा बचेगा कितना 37,50,000। तो इसका टोटल आपका कितना हो जाएगा 37,50,000 प्लस करोगे तो 1,38,75,000, 1,38,75,000, यही आपका जो टोटल बन जाएगा। और इधर मैं टोटल लिख देता हूँ 2,29,75,000। 2,29,75,000। एक बार ये खुद से जब फिगर लिख रहे हो तो दोनों साइड जो है वो टैली करके देख लेने का, ये दोनों साइड टैली हो रहा है ना। अगर टैली नहीं हुआ तो मतलब कुछ गड़बड़ी है। इस साइड का भी टोटल आपको करके देख लेने का, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये वाला फिगर आप जब खुद से लिख रहे हो तब आपको चेक कर लेने का, इससे आपका ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि अगर ये आपने फिगर खुद से लिखा और उसके बाद अगर आपका दोनों साइड मैच हो रहा है, मतलब आपने सारी फिगर्स जो है वो सही लिखे हैं। ठीक है। अगर यही चीज आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते तो जो भी डिफरेंस होता वो सीधा सीधा बैलेंसिंग फिगर के साथ एडजस्ट हो जाता। पर ये अगर खुद निकाल रहे हो तो आप जो है वो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि मैंने दोनों साइड सही सारे अमाउंट लिखे हैं कि नहीं लिखे। ठीक है। तो दो तरीके मैंने बताया आपको जो है वो क्रॉस वेरीफाई करने के, दोनों में से कोई भी तरीका आप जो है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमने पहले टाइमलाइन से उसको डिस्कस किया, उसके बाद ये मशीनरी अकाउंट आपका पूरा बना, और उसके बाद ये वर्किंग नोट भी हमने बनाई। ये वर्किंग नोट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे, खास करके ध्यान रखना ये चीज। ठीक है। ओके। अब अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का ही है। अगर आप देखोगे तो ये सारे ही फिगर्स जो है, ये सारे ही फिगर्स सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा सेम है, किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। तो सर क्यों दिया, एग्जाम का क्वेश्चन था नवंबर 22 का, और स्ट्रेट लाइन मेथड की थोड़ी आप प्रैक्टिस भी कर लो, इसलिए ये क्वेश्चन रखा है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, तो पूरा एग्जैक्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, बस सारे फिगर्स जो है वो डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने, 3 कर दिया। तो 15 लैक्स डिवाइड बाय 3, तो आपका जो है वो 45 लैक्स डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 15 लैक्स आ जाएगा। उसके बाद आपका वन ऑफ द बस इज इनवर्ड इन कंप्लीट डिस्ट्रॉयड एंड ₹7 लाख इज रिसीव्ड, ये वाला जो है वो आपको इंश्योरेंस का फिगर दिया गया है, इसमें आपको जो है पर्टिकुलरली शायद लॉस आ रहा है। तो और दूसरा एक ट्रक अपने परचेस कर रहे हैं 18 लाख में। अच्छा, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में नाम बस दे रहे हैं, बस लिख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे
ट्रक वर्ड यूज कर, पर ये ट्रक नहीं है, ये क्या है, बसेस ही है। बाजू में शायद एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसका आवाज थोड़ा बहुत शायद आ रहा होगा आपको, इसलिए मैं अभी लेक्चर को बंद कर रहा हूं। पर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम है एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। तो इसको मैं पूरा अलग से सॉल्व नहीं करा, और ये आपका जो है वो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड के 2 सम जो थे अच्छे वाले वो हमने देख लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला सम है। अब इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से सारी चीज़ें, पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझेंगे और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पूरा जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थोड़ा बहुत लास्ट में अगर कंस्ट्रक्शन का डिस्टर्बेंस आया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।